हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समर क्लासेस। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे सीटेट एसएसटी की पैडागोजी सीरीज़ जो आपकी चल रही है, इसमें ये तीसरा वीडियो अपलोड हुआ है। इससे पहले 2 वीडियोस आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पैडागोजी के अंदर, पैडागोजी सीरीज़ के अंदर आपके पैडागोजी से जुड़े हुए सवाल और जो टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए सवाल होते हैं, जिसमें जो आपके स्टार्टिंग के 30 मार्क्स जो होते हैं वो, और जो आपका मेन सब्जेक्ट आता है 60 मार्क्स के, वो दोनों में ही इस तरह के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। और इसके अंदर, इस सीरीज़ के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो, और जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके आपकी परीक्षा के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको कवर करा रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जो ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, या यहाँ पर आई बटन में आपको दे दूंगी। आप चाहे तो उन्हें भी जाके दोनों को देख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो मेरा अपलोड होगा वो होगा NEP 2020 को लेकर के। उसमें मैक्सिमम जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनेंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, मैं उनको वहाँ पे कवर कर रही हूँ। एक वीडियो के अंदर आपको मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर करा दिए जाएंगे। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इससे पहले जो भी क्वेश्चंस हुए हैं आप एक बार उनको देख लें। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम PDF प्रोवाइड करा दो इसकी। ठीक है, तो PDF के लिए ऐसा है कि PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को ही 1-2 बार देख लें, क्योंकि PDF क्या होता है कि आप डाउनलोड करके उसको छोड़ देते हैं। डाउनलोड करा और उसको छोड़ दिया कि हम पढ़ लेंगे बाद में, जब हमारा एग्ज़ाम आएगा हम तब पढ़ लेंगे, लेकिन फिर वो टाइम जो है हमारे पास बचता ही नहीं है। ठीक है, तो अच्छा होगा कि आप वीडियो को ही 1-2 बार देख लें, पॉज करके देख लें, उसको स्किप कर एक बार आप वीडियो को पूरा देखें, और एक बार फिर जब दोबारा देखेंगे तो स्किप करके देख लें फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चंस आपने देखे, साथ ही साथ आपने अपना आंसर जो है वो टिक किया और आप आगे बढ़ गए। इस तरह से देख लें तो क्या होगा, चीज़ें आपको याद होंगी, और जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है वो भी आप जो है आपको रिकॉल होगा, याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप ABC कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं और आपको उसके बाद इसका आंसर करना है। तो पहला है आपका, यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, यानी कि सामाजिक विज्ञान जो है वो वातावरण में लोगों का अध्ययन है। यह लोगों के संबंध और उनकी अंतःनिर्भरता का अध्ययन है। यह अतीत और वर्तमान के संबंधों के साथ संबंधों का अध्ययन है। तो तीनों जो कथन हैं वो क्या हैं? तीनों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। कैसे हैं? कि जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण है उसका उद्देश्य जो होता है वो शिक्षार्थी को मानव सहित पर्यावरण के जो विभिन्न घटक होते हैं उनको समझाना होता है। साथ ही साथ जो आपके अतीत और वर्तमान का संबंध होता है उनका अध्ययन भी हम करते हैं, जैसा कि आप हिस्ट्री में पढ़ाते हैं बच्चों को या पढ़ते हैं। ठीक, और साथ आपके जो भी पर्यावरण में आपसी अध्ययन होता है लोगों का, वो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आपका सिविल, जिसको आप कह सकते हैं, पॉलिटी के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसके अलावा अंतर्निर्भरता, ये सारी चीज़ें जो हैं हम बच्चों को सामाजिक विज्ञान के अंदर पढ़ाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर D है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 22, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? तो यहाँ पे ये पूछा है, सबसे पहले तो ना बच्चे कुछ कंफ्यूज हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर कौन सा होता है। तो प्राथमिक स्तर जो होता है या प्राइमरी लेवल जो होता है वो तो होता है आपका 1 to 5। ओके, लेकिन जो उच्च प्राथमिक होता है आपका, जो आपका बार बार प्रश्नों में आता है उच्च प्राथमिक, ये कौन सा होता है आपका? ये होता है आपका 6 to 8। जिन बच्चों को आप पढ़ाएंगे या जिनके लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन क्लासेस को हम उच्च प्राथमिक क्लासेस बोलते हैं, या फिर आपका अपर प्राइमरी लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी बात हो रही है कि उनकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो इनमें से कौन सी जो है वो सम्मिलित है। तो क्या मनोविज्ञान सम्मिलित है? नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो क्या आप NCERT में जो है 8th तक की NCERT में आपको कहीं मनोविज्ञान से जुड़ी हुई कोई किताब मिलती है? तो नहीं मिलती। अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये वाले भी जो है आपके नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं। अर्थशास्त्र जो है वो ये आपकी ये है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो हमारी
हमारा विषय जो है वो यहाँ पर सम्मिलित है उच्च प्राथमिक स्तर पर। यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी कि जो आपके 11th-12th होते हैं वहाँ पे मिलेगी। इसके बाद जो दर्शन शास्त्र है ये भी आपका सम्मिलित नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में सबसे उचित कारण को चुनिए। तो अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि आप जब आप सोशल साइंस पढ़ाएंगे बच्चों को या सामाजिक अध्ययन पढ़ाएंगे तो वृत्तांत क्या होते हैं? वृत्तांत होते हैं ना, जैसे आप पुस्तकें अगर बच्चों की देखेंगे तो इसमें जो कहानियाँ होती हैं या आपसी जो वार्तालाप होता है, जो कन्वर्जेशन होता है, उसको वृत्तांत बोलते हैं। उसका यूज़ आप क्यों करेंगे? शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए करेंगे, या फिर पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सके, या कक्षा को मनोरंजक एवं सजीव बना सके, या फिर अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं से जोड़ा जा सके। तो देखिए, जब आप ये 4 ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो आपको ये 4 नंबर वाला, ये 3 नंबर वाला आपको सी ऑप्शन करेक्ट लगेगा, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो आपकी मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आपकी NCF 2005 है उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों का स्कूली जीवन जो है हमें वो बाहरी जीवन से उनको जोड़ना है। ये लाइन आपकी बहुत ही क्लियरली आपकी NCERT में भी लिखी हुई है और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी यही बात कह रहा है। और अगर आपने NCERT बुक्स को देखा है, उनको पढ़ा है, तो उसके अंदर भी जो स्टार्ट होता है चैप्टर वो एक स्टोरी से होता है, वृत्तांत आपसी वार्तालाप से होता है और फिर जो है वो तथ्यों की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ना कि सी। ओके, ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एक तरीके से देखा जाए ना तो इसके अंदर ये पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं, यहाँ पर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का उपयुक्त वर्णन है? तो विद्यालय में जो आकलन होता है या इसको मूल्यांकन भी आप कह सकते हैं, इवैल्यूएशन जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए उपयुक्त कौन सा है इन 4 में से? देखिए, क्वेश्चंस को आप पढ़ें पहले, उसके बाद उसका मतलब समझे, उसमें जो इस तरह के शब्द होते हैं उनका मतलब समझे, उसके बाद आप ऑप्शंस पे जाइए। ठीक है, पहले आपका क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आप जो ऑप्शन है उनको ऑप्ट करेंगे। तो पहला है यहाँ पे शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करना, तो क्या सिर्फ शैक्षिक पक्ष ही सम्मिलित होते हैं? उसके बाद है गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करना, या फिर शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों को सम्मिलित करना, या फिर आंकलन केवल लिखित परीक्षा पर आधारित हो। तो कौन सा इसमें से करेक्ट है? ऑब्वियसली आपका जो सी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें आपका जो एजुकेशनल होता है वो भी, और साथ ही साथ जो आपका सह शैक्षिक क्षेत्र होते हैं, इसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं वो भी आपके इवैल्यूएशन में शामिल होता है। ठीक है, अगर आपने NEP थोड़ा भी अगर आपने पढ़ा होगा, इसका मैं बताऊं आपको, वैसे तो पहले से ये चीज़ है, तो उसमें इवैल्यूएशन की जहां बात की गई है वो 360 इवैल्यूएशन की बात करी गई है। इसका मतलब क्या है कि सभी तरह से बच्चे का जो है हमें वो इवैल्यूएशन करना है, ना कि सिर्फ रिटन पेपर या फिर सिर्फ जो आपका एजुकेशनल बोर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला सवाल है बार बार। तो इसमें क्या है, इसमें व्यवस्थित रूप से सत्यापित ज्ञान शामिल है। यह अपने पाठक को वैज्ञानिक समाज का अध्ययन करने में मदद करता है। यह अपनी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग करता है, या फिर यह सामाजिक विज्ञान को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। तो इसमें क्या ऑथेंटिक आपका है ऑप्शन, ये आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें जो है मैंने आपको फर्स्ट डे की जो मेरी फर्स्ट क्लास थी उसमें ही बताया था कि सामाजिक विज्ञान जो है इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो हम चीज़ों को पढ़ते हैं, जो भी अध्ययन हम करते हैं, जिन भी चीज़ों को हम यहाँ पे समझते हैं या पढ़ते हैं, जिसके बारे में भी, तो वो चीज़ें क्या है, वो ज्ञान क्या है, व्यवस्थित रूप से सत्यापित है। ठीक है, व्यवस्थित रूप से सत्यापित है जिस चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, और इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक। जो इसकी प्रकृति है वो क्या है? क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति है वो कैसी है? ठीक है, तो कैसी है? वैज्ञानिक है। ओके, बाकी सारे ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। ये क्या कह रहा है कि नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में
ने बदलाव का क्या सुझाव दिया, ये इन्होंने कहा है। तो एनसीएफ 2005 में जो है इसके अंतर्गत जो आपकी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या फिर सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान। तो नागरिक शास्त्र की जो बुक है जिसको हम पहले सिविक्स के नाम से जानते थे, ठीक है, जो कि 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाई जाती थी, सिविक्स बुक। तो 2005 का जो एनसीएफ था आपका, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, उसके अकॉर्डिंग जो बदलाव का सुझाव दिया गया था उसमें क्या नाम बदला हुआ इन्होंने सुझाया था, ये पूछा है। तो ये 3 तो आपके ऑलरेडी हैं ही, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये आपका सही जवाब है। ठीक है, और इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो नागरिक शास्त्र शब्द है, ये जो आपका शब्द है ये आज्ञाकारिता और वफादारी के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि जो आपका ये शब्द है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये गतिशीलता को बढ़ावा देता है। इसलिए जो है इसको ऑप्ट करने की बात यहाँ पर की गई थी, बदलाव का सुझाव यहाँ पे दिया गया था। ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो जल्दी जल्दी हमारे थोड़े कवर हों, और आपको भी जो है वो थोड़ा सा आदत होनी चाहिए कि चीज़ों कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को ग्रैस्प कर सकें और ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा कक्ष में आप यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है, सबसे कम बल देंगे किस मूल्य पर। ठीक है, प्रतियोगितात्मकता पर, सहयोग पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या फिर समानता। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम पूछा है तो बाकियों का क्या स्थान है ये भी होना चाहिए। यहाँ पे रॉन्ग कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने करेक्ट बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिए गया है प्रतियोगितात्मक, सहयोग और विज्ञान। तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा? इसमें करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए? क्योंकि जो हम सामाजिक विज्ञान जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें व्यक्तिगत मूल्य जो होते हैं, सहयोग हो गया, समानता हो गया, तो ये चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं उसमें। ठीक है, और जिस विधि से हम पढ़ाते हैं उसका जो दृष्टिकोण है वो क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक होना चाहिए। जबकि जो प्रतियोगितात्मक है या फिर जो प्रतियोगिता की भावना है ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आप बच्चे को बाद में भी सिखाई जा सकती है या ये फिर ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके व्यक्तिगत मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके ये 3 जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और सबसे कम जो इम्पॉर्टेंट पूछा गया है यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7th में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उचित होगी? ऑप्शन नंबर ए है आपका क्षेत्रीय विधि, कार्यशाला विधि, सर्वेक्षण विधि या फिर प्रतीक अध्ययन विधि। तो यहाँ पे 4 विधियाँ दी हुई हैं, तो कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी? क्या आप वहाँ पर बच्चों को लेकर जाएंगे क्षेत्रीय विधि, जिसे हम फील्ड ट्रिप भी बोलते हैं, ठीक है, कार्यशाला विधि या फिर सर्वेक्षण, कोई सर्वे कराएंगे इससे जुड़ा हुआ, तो प्रतीक अध्ययन विधि कौन सी इंपॉर्टेंट होगी आपकी? प्रतीक अध्ययन विधि के माध्यम से जो है आप इस टॉपिक को बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आप जीवन, जो भी वास्तविक जीवन होगा उनके उदाहरण देंगे, उनके प्रतीकों का प्रतिनिधित्व जो होता है उसके बारे में बताएंगे, ताकि बच्चे जो हैं इसे आसानी से समझ सके और जो है उनको उसकी समझ जो है उसमें बन सके। अब बात आती है कि भाई जो बाकी की 3 विधियां हैं ये कौन कौन सी विधियां हैं? ठीक है, तो जो आपकी पहली विधि है क्षेत्रीय विधि। क्षेत्रीय विधि कौन सी होती है? ये फील्ड स्टडी होती है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि एक फील्ड स्टडी होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका अध्ययन होता है वो एक नवीनतम विषय है। ठीक है, और इसमें जो है आप फील्ड ट्रिप्स की मदद से जानकारी को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और मानव के दैनिक जीवन को जो चीज़ें प्रभावित करती हैं उससे जुड़ा हुआ होता है। कार्यशाला विधि एक वर्कशॉप टाइप होती है। एक वर्कशॉप जो है, या इसको आप ना, एक वर्ड आता है अगर आपने देखा होगा, कार्य गोष्ठी। ठीक है, ये भी यही है, कार्य गोष्ठी लिखा हो सकता है या फिर वर्कशॉप लिखा हो सकता है। तो वर्कशॉप करवा के बच्चों को जो है इस जो भी टॉपिक है उसके बारे में बताया जाता है। और सर्वे तो आपको पता है, सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वे होता है, इसमें जो है क्वेश्चन आंसर या फिर के माध्यम से जो है आपका सर्वे कराया जाता है और उससे जुड़े हुए जो भी टॉपिक पढ़ाना है टीचर को उससे जुड़ी हुई बातें बताई जाती हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक है ठंडा रेगिस्तान ये वाला, तो इसकी
किस में मदद होगी, कौन सी विधि से आप इसको पढ़ाएंगे, प्रतीक अध्ययन विधि से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है। तो अगेन ये इसी तरह का प्रश्न है कि जो आपके इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं जो भी बच्चों को, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि कौन सी है। क्या परियोजना विधि है? परियोजना विधि क्या कौन सी होती है? आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है जो वो होता है। मानचित्र विधि है, या फिर समस्या समाधान विधि है, या फिर स्रोत विधि है। ठीक है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कौन सी विधि हो सकती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्रोत विधि है। क्यों? क्योंकि जब भी पहली बात तो ये कि जो हम इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, वो किन चीज़ों पर आधारित होता है, हम उनकी प्रासंगिकता कैसे तय करते हैं, जो स्रोत हमें मिलते हैं। ठीक है, जो भी एविडेंस हमें मिलते हैं जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपके बुक्स होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, या फिर जो आपकी पांडुलिपियाँ वगैरह होती हैं, ये होती हैं सारे क्या हैं, स्रोत हैं ये। ठीक है, इनके माध्यम से हम जो है अपने इतिहास को समझते हैं। तो उसी तरीके से जब हम इतिहास लेखन को पढ़ाएंगे तो यहाँ पे सबसे अधिक प्रासंगिक जो विधि होगी वो होगी आपकी स्रोत विधि। ये आपकी बुक्स में भी आप देखेंगे जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, या फिर आप खुद जब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। ठीक है, स्रोत विधि से हम बच्चों को यहाँ पे पढ़ाएंगे और सही जानकारी जो भी होगी, उन्हें ऐतिहासिक तथ्य होंगे, जो भी अनुभव होंगे, उनकी जानकारी यहाँ पे बच्चों को प्राप्त करवाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार ये सवाल पूछा जाता है विद्यालय के बाहरी वातावरण से। ठीक है, वार्षिक परीक्षा से, मुख्य धारा के विचार, या विद्यालय से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि आपके जो नेशनल फ्रेमवर्क होते हैं, जो आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या होती है, या फिर आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए जो आपकी एनईपी है 2020 जो आपकी आ चुकी है, ठीक है, तो इससे जुड़े जो सवाल हैं वो आने वाले समय में जो भी सीटेट है, एचटेट है, या कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग रिलेटेड, या टीचिंग का जो आपका होता है ना, ये सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं आपके, जो एचटेट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह का टॉपिक। तो ये ना सिर्फ सीटेट, आपका एचटेट, यूपी टेट, आरटेट, किसी भी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक जो एनईपी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसके जो क्वेश्चंस है वो रेडी हो रहे हैं। तो जैसे ही वो रेडी हो जाएंगे कंप्लीट, तो मैं आपकी एक कंप्लीट वीडियोस की अपलोड कर दूंगी। ज़रूर आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। तो आई होप जहाँ तक अभी तक हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को कवर किया है तो ये आपको समझ में आए होंगे। काफ़ी आसान प्रश्न है, साथ ही साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ ताकि आप जो है चीज़ों को समझ सकें, और जो नेक्स्ट टाइम आपके सामने वो सवाल आए या उससे जुड़ा हुआ सवाल आए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, जो आपका वीडियो 1 और 2 है उनको जाके ज़रूर देख लें। और अगर आप सीटेट एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, वहाँ पर मैं आपकी इसकी जो पीडीएफ्स वगैरह हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूँगी। बाकी जो भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होती हैं, पीडीएफ्स होती हैं, वो वहाँ पर मैं शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।